हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ लिया। दोस्तों, आज हम लोग जो नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज स्ट्रक्चरल एनालिसिस। स्ट्रक्चरल एनालिसिस में हम लोग किस तरीके से टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, क्या क्या टॉपिक हम डिस्कशन करेंगे, कौन से टॉपिक का कितना वेटेज है और ये हमें किस तरीके से प्रैक्टिस करना है, उसको जानने से पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में आइडिया देता हूँ। माई सेल्फ बाबूलाल जहांगीर, एंड गेट के एग्जाम में जो मेरा रैंक था 231 था, और मेरा एमटेक आईआईटी मद्रास से, वो भी स्ट्रक्चर एनालिसिस में ही है। एंड अभी तक जो है गेट और ईएससी के लिए जो टीचिंग एक्सपीरियंस है इंडिया की मोस्टली रेपुटेड कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर, वो 8 से 9 साल का है। और अभी तक मैंने जो है लगभग 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट को जो है गाइड कर रखा है। उसमें से कई सारे जो है अभी अच्छी पोस्टेड एमएनसी में पोस्टेड हैं। इस सब्जेक्ट के अंदर अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये सब्जेक्ट आप लोग जानते हैं, ये जो है वो सोम का थोड़ा सा आगे का पार्ट है, यानी कि हल्का सा एडवांस पार्ट है। ये और भी ज़्यादा एडवांस नहीं है, क्योंकि इसका एडवांस पार्ट जो है आप लोग एमटेक में, जो भी एमटेक में जाना चाहते हैं रिसर्च के लिए, वो आगे वहाँ पे देखेंगे। बट इट इज़ नॉर्मल आइडिया अबाउट, जैसे सोम है वैसा का वैसा ये सब्जेक्ट है। अब इन दोनों सब्जेक्ट में अंतर क्या है और इसके अंदर हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, सोम के अंदर आपने बेसिक्स ऑफ मटेरियल के बारे में देखा था, बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि बीम जो है, जिसे सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होती है, कैंटिलीवर बीम क्या होती है, उसके बारे में आपने आइडिया देखा था। हम लोग यहाँ पे इन स्ट्रक्चर के अलावा बाकी जो है, जैसे हमारे पास में इनडिटर्मिनेट बीम हो गया, ट्रस हो गया, केबल एंड आर्चेस ब्रिज हो गए, फ्रेम्ड स्ट्रक्चर हो गया, उसको हम लोग एनालिसिस करेंगे इस सब्जेक्ट के अंदर। तो यहां पे जब हम कोई भी टॉपिक को जब हम डिस्कशन करेंगे या कोई भी हम बात करेंगे, तो बेसिक बात है, उस सोम के बेसिक पार्ट को तो यूज करेगा ही करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्ट्रक्चर एनालिसिस का बेसिक क्या है, कौन कौन से टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं, कौन से हमने सोम में देख लिए, और हमने सोम के अंदर क्या क्या कंसेप्ट डिस्कशन किए हैं, वो सारी बातें जो है हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो इंट्रोडक्शन बेसिकली आपके लिए ये हो जाएगा कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो है एक तरीके से क्विक रिव्यू हो जाएगा, और हम उस टॉपिक को भी प्रॉपरली रिवाइज करेंगे जो आगे अपने यूज होने वाले हैं, ताकि नया टॉपिक जब मैं आपको सिखाऊंगा तो आप उससे कनेक्ट कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट होगा जिसके अंदर हम लोग सारा बेसिक्स को लेके बात करेंगे। अब जब हमने बेसिक देख लिया सोम के लिए और स्ट्रक्चर के टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हमने देख लिए, तो दोस्तों अगर हमें आगे बात करना है कि भाई हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के लिए, जैसे मान लीजिए कोई बीम है, कोई ट्रस है, कोई केबल स्ट्रक्चर है, आर्चेज ब्रिज है, तो इन ब्रिज को जब मुझे एनालिसिस करना है, एनालिसिस करने का मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बीम लिया, तो बीम के लिए मुझे बेंडिंग मोमेंट, शियरिंग फोर्स, डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना होता है। और आप ये अच्छे से जानते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से कि अगर मुझे बेंडिंग मोमेंट निकालना तो सपोर्ट रिएक्शन चाहिए होगी। तो सपोर्ट रिएक्शन का वैल्यू, या जिसको मैं अननोन रिएक्शन बोल सकता हूं, अगर दोस्तों अननोन रिएक्शन का वैल्यू मैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन को यूज करते हुए निकाल सकता हूं, तो मैं उस स्ट्रक्चर को बोलूंगा डिटरमिनेट। अगर अननोन का वैल्यू मैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन को यूज करते हुए नहीं निकाल सकता हूं, तो उसको बोलूंगा मैं जो है इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। अगर आप निकाल पा रहे हैं तो डिटरमिनेट हो जाएगा, नहीं निकाल पा रहे हैं तो वो इनडिटरमिनेट हो जाएगा। अब बात यह आती है दोस्तों कि हमें जो भी स्ट्रक्चर दे रखा है, उस स्ट्रक्चर को क्लासिफाइड करना पड़ेगा कि ये डिटरमिनेट है या फिर ये इनडिटरमिनेट है। अगर नंबर ऑफ अननोन्स का वैल्यू इक्विलिब्रियम इक्वेशन के बराबर है या लेस है, तब तो स्ट्रक्चर कहलाया जाएगा डिटरमिनेट, बड़े आसानी से आप उसको सोल्व कर लेंगे। वहीं अगर नंबर ऑफ अननोन्स का वैल्यू इक्विलिब्रियम इक्वेशन से ज्यादा है, आप इक्विलिब्रियम इक्वेशन को यूज करते हुए नहीं निकाल पा रहे हैं, तब हम उसको बोलेंगे इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। तो पहला जो हमारा टॉपिक होगा स्ट्रक्चर एनालिसिस में, दिस इज द इंट्रोडक्शन। अब हम स्ट्रक्चर को जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग यहीं पे क्लासिफाइड करेंगे वेदर द स्ट्रक्चर इज डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट। तो वो हम क्लासिफाइड करेंगे इसके अंदर, सेकेंड टॉपिक के अंदर। यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे कि भाई हमें स्ट्रक्चर को कैसे कैसे एनालिसिस करना है। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, ट्रस स्ट्रक्चर। ट्रस क्या होता है, किस तरीके से होता है, और ट्रस का बेसिक कंपोनेंट क्या है, किस तरीके से उसको एक्सपांड किया जाता है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है,
डिफ्लेक्शन कितना होता है, ये सारे हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट दोनों ट्रस के लिए, और वो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा, दैट इज द एनालिसिस ऑफ द ट्रस। तो ये हमारा एक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब हम दोस्तों बात करने वाले हैं दूसरे काइंड ऑफ स्ट्रक्चर के लिए, जिसके अंदर बीम हो जाएगा। बीम भी कौन सा, डिटर्मिनेट या इनडिटर्मिनेट? तो डिटर्मिनेट तो दोस्तों हम लोगों ने सोम के अंदर बात कर लिया। डिटर्मिनेट का एग्जांपल कैंटिलीवर और सिंपली सपोर्टेड, ये हमने सोम में बात कर लिया। यहां पे हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे प्रॉप्ड कैंटिलीवर, फिक्स बीम एंड कंटिन्यूअस बीम। ये तीनों ही इनडिटर्मिनेट बीम होती हैं। तो यहां पे हम लोग बात करेंगे इन तीनों बीम के बारे में, और इसी के साथ साथ हम लोग फ्रेम्ड स्ट्रक्चर की का भी डिस्कशन करेंगे इन सारे टॉपिक के अंदर। तो दोस्तों जब मुझे इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को यानी कि बीम को या फ्रेम को जब एनालिसिस करना होता है, तो हमें कुछ मेथड जो है वो यूज करने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास में अननोन इक्वेशन कितनी थी, 4 इक्वेशन थी। 3 तो आपने इक्विलिब्रियम को यूज करते हुए निकाल लिया। अब एक अननोन रिएक्शन बचा जिसका वैल्यू आप नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उसका वैल्यू निकालने के लिए आपको कोई अदर इक्वेशन चाहिए, अदर मेथड चाहिए जिससे आप निकाल सकते हो। तो वो जो है उन अननोन का वैल्यू निकालने के लिए हमने पूरे इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए 2 ब्रॉडली क्लासिफाइड किए। वन इज कॉल्ड फोर्स मेथड, अनदर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो लोग जो है हम लोग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट मेथड को क्या करेंगे, पहले इसके बेसिक्स को जानेंगे, ये दोनों क्या क्या हैं और किस जोन में वर्क करते हैं। फोर्स मेथड का क्या जोन है, डिस्प्लेसमेंट का क्या जोन है, फोर्स मेथड के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, वो सारी बातें हम लोग इसके अंदर देखेंगे। अब अगर हम थोड़ा सा समझें कि फोर्स मेथड, मेथड क्या होता है, मेथड की अगर हम बात करें तो माय डियर फ्रेंड्स, मेथड अपने आप में एक सर्टेन प्रोसीजर होता है। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, लाइक दैट। इसको हम लोग मेथड बोलते हैं। 1 बाय 1 हमें फॉलो अप करना होता है। जब हम मेथड की बात कर रहे हैं 1 बाय 1 ये फॉलो अप करता है दोस्तों, तो उस केस के अंदर हम लोग ये बोलते हैं कि भाई मेथड के किसी सर्टेन स्टेप के अंदर, मेथड के किसी सर्टेन स्टेप के अंदर कुछ कंसेप्ट यूज करते हैं जिसके द्वारा हम लोग अननोन का वैल्यू निकालते हैं। तो वो जो कंसेप्ट है, वो जो थ्योरम है, वो जो लॉज हैं, वो हम लोग पहले डिस्कशन करेंगे इस 5वें टॉपिक से पहले, जो कि हो जाएगा बेसिक्स मेथड फॉर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। अब इसमें कौन कौन सी थ्योरम है, जैसे कैस्टिग्लियानो थ्योरम हो गया, मैक्सवेल रेसिप्रोकल, बेटीज लॉ, सुपरपोजिशन थ्योरम, ये जितने भी थ्योरम्स हैं इनको हम लोग डिस्कशन करेंगे पहले इसके अंदर कि भाई ये थ्योरम क्या क्या है, किस जोन में वर्क करती हैं, किस स्ट्रक्चर के लिए वैलिड है, किसके लिए वैलिड नहीं है, क्या क्या इनकी जो है बाउंड्रीज कंडीशन है, ताकि जब हम मेथड के बारे में बात करें तो मेरे दिमाग में पहले से पिक्चर क्लियर रहे कि भाई मैक्सवेल रेसिप्रोकल यहां एप्लीकेबल है और यहां नहीं है, बेटीज लॉ यहां एप्लीकेबल है, यहां नहीं है, तो उसके करस्पॉन्डिंग में मेथड को जो है यूज कर सकूं कि भाई किस टॉपिक में कौन सा थ्योरम और कौन सा लॉज वैलिड है। तो ये हो जाएगा आपके पास ब्रॉडली फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट मेथड का क्लासिफिकेशन। अब जब हम फोर्स मेथड की बात करते हैं तो इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे यूनिट लोड मेथड, मिनिमम एनर्जी मेथड, पोटेंशियल एनर्जी मेथड, कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मेथड, 3 मोमेंट थ्योरम, ऐसे दुनिया भर के एग्जांपल है इसके। तो ये सारे हम लोग डिस्कशन करेंगे इसी टॉपिक के अंदर, बेसिक्स ऑफ फोर्स मेथड के अंदर ही। दूसरा, डिस्प्लेसमेंट के जो एग्जांपल होते हैं, स्लोप डिफ्लेक्शन, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, केनीज मेथड और स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड। तो हमने क्या किया, इन तीनों टॉपिक को अलग अलग जो है वो शो कर दिया। सबसे पहले हम लोग देखेंगे दिस इज द स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, देन हम लोग बात करेंगे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, एंड देन हम बात करेंगे मैट्रिक्स मेथड। स्लोप डिफ्लेक्शन, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जो है वो डिस्प्लेसमेंट मेथड के ही एग्जांपल हैं, जो हम लोग सेपरेटली डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इससे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर साल जो है गेट और ईएससी के अंदर अच्छे से क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं और बड़े कंसेप्चुअल टॉपिक है, तो इनको हम लोग पूरे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैट्रिक्स मेथड जो है दोस्तों, इसके अंदर फोर्स मेथड का भी एग्जांपल आता है तो डिस्प्लेसमेंट का भी आता है। फोर्स मेथड का जो एग्जांपल है वो हो जाएगा दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड, और डिस्प्लेसमेंट का जो एग्जांपल है वो हो जाएगा स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड। तो ये दोनों का कंबाइंड है, जो इन दोनों को हम लोग एक साथ यहीं पे डिस्कशन करेंगे कि भी फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स क्या होती है और स्टिफनेस मैट्रिक्स क्या होती है।
यहां पे जब हम मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे तो मैं मैथमेटिक्स के अंदर आपने जो मैट्रिक्स का चैप्टर किया है उस पॉइंट को भी यहां पे थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा, जितना यूजफुल है अपने लिए, कैसे हम मैट्रिक्स जो है वो मैट्रिक्स बनाते हैं, किस तरीके से उसको मैथमेटिकली हम जो है यूज करते हैं, क्या क्या उसके फंक्शन है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज है, वो सारी बातें दोस्तों हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपको जो है ओवरव्यू देगा, जो आपका मैथमेटिक्स के अंदर आपने जो टॉपिक किया उसका भी यहाँ पे एक सिंपल आइडिया हो जाएगा, यानी कि रिवीजन हो जाएगा। सो दिस इज द वन, ये आपके टॉपिक हो गए इसके लिए, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर के लिए। और यहां पे हमने स्ट्रक्चर कौन सा लिया, हमने स्ट्रक्चर लिया बीम और फ्रेम। ट्रस को लेके हमने सेपरेटली डिस्कशन कर लिया। अदर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर की जब मैं बात करता हूं, अदर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर की जब मैं बात करता हूं दोस्तों, तो मेरे पास में जो स्ट्रक्चर आते हैं वो आ जाएगा केबल एंड आर्चेज। यू नो दैट केबल और आर्चेज जो है ब्रिज स्ट्रक्चर होते हैं। तो इनका बिहेवियर क्या है, किस तरीके से लोड को रेजिस्ट करते हैं, और ये किस तरीके से जो है डिजाइन किए जाते हैं, कौन से फोर्सेस आते हैं, मैक्सिमम कहां होता है, मिनिमम कहां होता है, प्रॉपर्टीज क्या क्या है, वो सारी बातें हम लोग इसके अंदर डिस्कशन करेंगे। सो दिस इज केबल एंड आर्चेज। चलिए, तो ये हो गया बेसिक पार्ट। अब दोस्तों हम जो है टॉपिक डिस्कशन करेंगे दैट इज नॉन एज ILD, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। आपको इस टॉपिक को बताने से पहले थोड़ा सा आइडिया देता हूं, एक चीज आपसे डिस्कशन करता हूं। आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ये देखा था कि सिंपली सपोर्टेड बीम है, और सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर पॉइंट लोड जब सेंटर पे आता है तो आपको उस बीम के लिए मैक्सिमम बेंड मोमेंट मिलता है, दैट इज द WL/4। यूडीएल लोड सिंपली सपोर्टेड बीम के पूरे स्पान पे आता है तब आपको वैल्यू मिलता है WL²/8। आप उसके लिए बताते हैं कि इस बीम के लिए मैक्सिमम लोड है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि भाई आपको कैसे पता चला कि भाई लोड का वैल्यू सेंटर पे होगा तो इस पर्टिकुलर बीम के लिए ये सबसे ज्यादा यानी कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, ये आपको कैसे पता चला? यूडीएल लोड पूरे स्पान पे लगा होगा तभी उस बीम के लिए आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा, ये कैसे पता चला? आपको सोम के अंदर तो वैल्यू लगा दिया, आपने आंसर निकाल दिया, बात खत्म। बट ये पता कैसे चला कि सेंटर पे होगा तो ही मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा उस बीम के लिए? यूडीएल पूरे स्पान पे लगाऊंगा तो ही मुझे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा, अगर पूरे स्पान पे ना लगा के आधे स्पान पे लगाता हूं तो ये मैक्सिमम से कम रहेगा, ये कैसे पता चला? तो माय डियर फ्रेंड, ये जो भी हम बात करेंगे वो बात करेंगे इसके अंदर, ILD के अंदर। ILD होता है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। इसके अंदर पॉइंट लोड एक एंड से दूसरे एंड की तरफ मूव करता है, तो जब मूव करता है तो ऑब्वियस बात है शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, डिफ्लेक्शन, सारे पैरामीटर चेंज होते हैं। तो आपको ILD के अंदर यह बताना होता है कि पॉइंट लोड जब एक एंड से दूसरे एंड की तरफ मूव करता है तब उस केस के अंदर हर लोड की पोजीशन पे बेंडिंग मोमेंट और शियरिंग फोर्स चेंज हो रहा है। देन आपको उन सारे वैल्यू में से चेक करके ये आइडेंटिफाई करना होता है व्हेन दिस लोड इज एट दैट पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट पे अगर होगा तो इस बीम के लिए ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट देगा। अगर यूडीएल लोड पूरे स्पान को कवर करता है तो आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट देगा। ये जो आइडिया है, ये जो पोजीशन है लोड की, ये पोजीशन बताता है ILD। अलग अलग लोड लग रहे हैं, मान लो दो पॉइंट लोड, एक यूडीएल, तीनों एक लाइन के अंदर मूव कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये पूछूं कि इन लोड की पोजीशन इस तरीके से बताओ कि आपको इस बीम के लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिले। देन माय डियर फ्रेंड्स, आपको उस लोड को वन एंड से दूसरे एंड की तरफ मूव कराना होता है, एंड देन लोड की पोजीशन पहले फिक्स करनी होती है, और उस पोजीशन के बाद में हम लोग ये बताते हैं कि भाई ये आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू देगा। इट मींस जितने भी टॉपिक हमने यहां से किए 9 2 से लेके 9 तक, 3 से लेके 9 तक, ये जितने भी टॉपिक हमने किए हैं और जितने भी टॉपिक आपने सोम में कवर किए हैं, उन सब का सिंगल हैंड सॉल्यूशन जो होगा वो ILD आपको दे सकता है। इफ दिस टॉपिक इज क्रिस्टल क्लियर इन एवरी एस्पेक्ट देन इट विल गिव यू द डायरेक्ट रिजल्ट। ये आपको किसी भाई इन सब के अंदर हम क्या कर रहे हैं, बीम के लिए SFD BMD बना रहे हैं, सपोर्ट रिएक्शन का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये चीज ही वही दे देगा आपको। तो ILD के द्वारा आप बड़े आसानी से किसी भी
बीम के लिए, स्ट्रक्चर के लिए या किसी भी कंपोनेंट के लिए आप जो है वो डिफ्लेक्शन, बेंडिंग मोमेंट, शियरिंग फोर्स, एक्सियल फोर्स वगैरह कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ट्रस के लिए भी आप किसी मेंबर में कैसा बिहेवियर हो रहा है आप आसानी से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एग्जाम के अंदर फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। सो दिस टॉपिक विल कवर, ये टॉपिक हम लोग जो है वो इसमें देखेंगे। अब टॉपिक नंबर 10 से लेके 2 तक और सोम के अंदर जो आपने जितने भी टॉपिक डिस्कशन किए उन सब के अंदर हमारे पास जो लोड था वो लोड अगर मैं आईएलडी को हटा दूं तो जितने भी स्ट्रक्चर है उसके अंदर लोड का पोजीशन फिक्स है, पोजीशन भी फिक्स है, इंटेंसिटी भी फिक्स है। तो आपको बोला गया कि भाई किसी भी लोड का अगर पोजीशन और इंटेंसिटी फिक्स होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक लोड। तो यानी कि ये टॉपिक 9 से लेके 1 तक और सोम के अंदर आपने जितने भी स्ट्रक्चर एनालिसिस किए हैं वो सारे के सारे स्टैटिक लोड से सब्जेक्टेड हैं। स्टैटिक लोड का मतलब इंटेंसिटी एंड पोजीशन बोथ आर फिक्स। तो उस केस में बीम का, ट्रस का, केबल का, आर्चेस का, इनका बिहेवियर कैसा होगा, क्या एसएफडी होगा, बीएमडी होगा, क्या एक्सियल फोर्स आएगा, वो सारा आप लोग इसमें देख चुके हैं। बट अगर किसी भी स्ट्रक्चर पे विंड फोर्स लग रहा है, ट्रैफिक लोड लग रहा है, वाइब्रेशन आ रहा है, इंपैक्ट लोडिंग आ रहा है, डायनेमिक लोडिंग आ रहा है, जिसको इन सबको हम बोलते हैं क्रिटिकल लोड। मतलब ये हो गया कि ना तो इनकी पोजीशन फिक्स है ना इनकी इंटेंसिटी फिक्स है, टाइम के साथ ये वेरी होता रहता है। तो इन लोड के रिस्पेक्ट में स्ट्रक्चर का बिहेवियर कैसा होगा वो हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चरल डायनामिक्स के अंदर। और दोस्तों स्ट्रक्चरल डायनामिक्स जो टॉपिक है ये अभी रिसेंटली कुछ सालों के अंदर ईएससी के अंदर फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा है, गेट में अभी तक नहीं आया है, माइट भी जो है ये आ जाए, बट अभी तक गेट के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, ईएससी में जरूर आ रहा है ये। तो ये आपका हुआ एग्जाम को लेके, सब्जेक्ट को लेके कि भी हमें सब्जेक्ट का क्या क्या हम लोग इसके डिस्कशन करने वाले हैं। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके वेटेज को लेके कि भाई हमें गेट और ईएससी के लिए अगर हमें बात करना है तो हमें कौन से टॉपिक को ज्यादा प्रेफर करना होगा और कौन से टॉपिक को कम। तो मैं आपको पहले बता दूं, गेट और ईएससी की जब आप तैयारी कर रहे हैं तो एक बार तो सारे टॉपिक को आप जो है डिटेल में डिस्कशन करिए। गेट के लिए जो जिसका टारगेट ओनली गेट है वो इस टॉपिक को छोड़ सकते हैं क्योंकि ईएससी में पूछा जाता है जनरली। बाकी जो टॉपिक है, बाकी जो हमारे पास में टॉपिक है उनको आपको किस तरीके से करना है वो हम देख लेते हैं। गेट के अंदर और ईएससी के अंदर जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, गेट के अंदर ये जो है 6 से 7 मार्क्स का इसका वेटेज रहता है। गेट के लिए अगर मैं बात करूं तो गेट के अंदर दोस्तों इसका जो वेटेज है 6 to 7 मार्क्स का, +-1 कर सकते हो। ईएससी प्री के अंदर मैं बात करता हूं तो ईएससी प्री के अंदर जो है इसके अंदर जो है 10 से 12 जो है क्वेश्चन आते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। और मेंस के लिए अगर मैं बात करता हूं तो दोस्तों मेंस के अंदर ये 60 to 70 मार्क्स के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। जो है +-2 आप कर सकते हो, वेरी कर सकता है, जैसे यहाँ पे +-2 क्वेश्चन कर सकते हो, यहाँ पे +-5 कर सकते हो, थोड़ा बहुत तो वेरी करता है, वैसी बात है। बाकी आईएएस आईएफएस के लिए भी इसका वेटेज जो है अच्छा है, आप जो है इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब पॉइंट क्या है कि भाई मेरे पास जब ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों तो मुझे किन किन टॉपिक पे ज्यादा मेहनत करनी होगी, किनको ज्यादा जो है फोकस करना होगा। तो पहली बात, सारे टॉपिक को एक बार तो उसको अच्छे से करिए। कंपटीशन में किसी भी टॉपिक से कुछ भी पूछा जा सकता है, ये प्योरली डिपेंड करता है एग्जामिनर के माइंड पे और वो किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो फ्रेम कर रहा है। तो कोई सा भी टॉपिक उठा से दे सकता है। चलिए, बट फिर भी अगर पिछले 10 साल के पेपर को एनालिसिस करें, गेट के पेपर को अगर मैं एनालिसिस करता हूं तो मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन पूछे गए हैं गेट के अंदर वो टॉपिक आ रखे हैं डिटर्मिनेसी और इनडिटर्मिनेसी को लेके, एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट को लेके, बेसिक ऑफ फोर्स मेथड को लेके, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन को लेके एंड आईएलडी को लेके। ये टॉपिक गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना ही करना है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 6 से 7 मार्क्स हैं तो ये 4 से 5 मार्क्स, समटाइम्स 6 मार्क्स के प्रॉब्लम इसमें से पूछ लिए जाते हैं। तो 4 से 5 मार्क्स इनको मान लो, बाकी 1 से 2 मार्क्स के लिए बाकी टॉपिक को हम देख सकते हैं।
तो दोस्तों ये गेट का ओवरव्यू है जो आपको ध्यान रखना है। नाउ अगर मैं ईएससी की बात करता हूं तो ईएससी के लिए मैं आपको एक चीज बता दूं, ईएससी के अंदर किसी भी एग्जाम किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी फिक्स ओवरव्यू नहीं है। प्योरली जो है यूपीएससी के जो पेपर सेट कर रहे हैं उसके माइंड पे डिपेंड करता है। वहां पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सोम से 1 मार्क्स, सोम से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, नो नेसेसरी। कई बार ऐसे रहे हैं कि सोम से ओनली 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया और उसी के नेक्स्ट ईयर सोम से 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लिए गए, 15 क्वेश्चन पूछ लिए गए। मार्क्स का मतलब यहाँ पे ईएससी के अंदर आप जो है एक क्वेश्चन आया, कई बार 15 क्वेश्चन पूछ लिए गए। ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि पर्टिकुलर पूछना ही जाना है। कई बार ऐसा रहा कि स्टील से जो है 3 क्वेश्चन ही पूछे गए और नेक्स्ट ईयर स्टील से 12 क्वेश्चन पूछ लिए गए। सो उसका वेरी करता है। बट इन जनरल अगर हम बात करें दोस्तों, तो उसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए, मोस्टली क्वेश्चन पूछे गए इसको लेके एंड इसको लेके। बेसिक मेथड के अंदर भी इसके अंदर बात करता है, ये हो जाएगा मैट्रिक्स मेथड को लेके, और दिस वन इसको लाइटली ले सकते हैं क्योंकि इसका जो वेटेज, इसका जो इक्वेशन है वो इसके अंदर हम लोग मोस्टली देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछे गए इसके अंदर। केबल और आर्चेज के लिए दोस्तों जो है इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा गया, सो इसको लाइटली ले सकते हैं। अगर जितने सालों अगर मैं देखूं पिछले 20 से 25 साल के अंदर जो ईएससी का या गेट का जो पॉइंट रहा है उसके अंदर केबल और आर्चेज से जो अभी तक 10 से 12 क्वेश्चन आए हैं। सो यू कैन टेक इट लाइटली, इतना कोई ज्यादा इस पर सोचना नहीं है। ये तो बात सब्जेक्ट का ओवरव्यू गेट के लिए और ईएससी के लिए। अब यहां पे जो मैटर आपको डिलीवर किया जाएगा दोस्तों, वो मैटर आपके गेट और ईएससी के एक्सपेक्टेड लेवल से बियॉन्ड होगा, ताकि नया क्वेश्चन आए वो आपसे बन सके। आपको क्या करना है दोस्तों कि भाई जो टॉपिक आपको बताया जा रहा है उस टॉपिक के अंदर हम लोग जो है नए क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो भी उसके अंदर क्लास में डिस्कशन कर रहे हैं। एंड हर टॉपिक के बाद में उस टॉपिक से रिलेटेड गेट के अंदर जो पीवाईक्यू आए हैं वो भी हम लोग साथ साथ डिस्कशन करेंगे, ताकि आपको यह पता लग जाए कि गेट में नए क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं और अभी तक इस टॉपिक से क्या क्या लेवल रखा गया क्वेश्चन का और किस तरीके से एग्जाम में पूछा गया वो भी आपको पता लग जाए, ताकि आपका माइंडसेट एकदम फिक्स हो जाए कि भी इस एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से गेट के अंदर इस वैरायटी के प्रॉब्लम पूछे जा रहे हैं। तो वो जब वैरायटी माइंड के अंदर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी दोस्तों, तो हम बड़े आसानी से जो है टॉपिक को प्रैक्टिस भी कर पाएंगे और समझ भी पाएंगे। भाई हमें यह पता चल जाए कि इस टॉपिक से इस तरीके का प्रॉब्लम आता है तो आसानी होगी। और वैसी बात एग्जाम में पैटर्न वही है तो वैसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और एग्जाम में बड़े आसानी से बन जाएगा। एक चीज मैं आपको इंश्योर कर देता हूं कि जो मैटर यहां पे डिलीवर किया गया है या जो मैटर आपको जो सीखने को मिल रहा है, अगर आप इस मैटर को बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो विश्वास मानिए कि आपको स्ट्रक्चर के लिए और कहीं देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस मैटर को ध्यान से सुनिए, पढ़िए, प्रैक्टिस करिए और उसके बाद में इंडिया के किसी भी, चाहे वो बुक हो या कोई भी टेस्ट सीरीज हो, कोई सा भी क्वेश्चन बनाइए, आप बड़े आसानी से बना लेंगे। ये मैटर उस लेवल से या उस तरीके से डिजाइन किया गया है। बस आपको करना क्या है, आपको इसको ध्यान से सुनना है, समझना है और प्रैक्टिस करना है। अगर आप ये कर लेते हो तो उस केस के अंदर क्या होगा दोस्तों, ये आप अच्छे से आपका प्रैक्टिस बन जाएगा। एंड इसके साथ साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड होंगे, आप उस नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए या नोट्स प्रॉपर तैयार कर लीजिए अपने हैंड से, ताकि आपको समझ में प्रॉपरली आ जाए। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट द सब्जेक्ट एंड द ओवरव्यू। हम लोग क्या आपको करने वाले, क्या देने वाले हैं इस लेक्चर में और किस तरीके से हम लोग इसका पैटर्न रखेंगे वो सारा हम लोग इसमें देख चुके हैं। सो नेक्स्ट जो क्लास में हम लोग सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे, दैट इज फर्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन। थैंक यू।